दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान। स्वागत आप सभी का गाम गुहांड में। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत की राजनीति में अनेकों आयाम स्थापित हुए हैं। ऐसे ऐसे नेता पैदा हुए हैं, राजनेता पैदा हुए हैं जिन्होंने भारत की राजनीति को बिल्कुल बदल कर रख दिया। उसमें बहुत सारे नाम आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और समझा भी है। लेकिन जब बात पिछड़ों की होती है तब एक ही नाम दिमाग में आता है, वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। और जब पिछड़ों की पार्टियों की बात आती है तब समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में दो नाम सामने आते हैं। आपने देखा कुछ दिन से लगातार खबरें चल रही हैं कि जयंत चौधरी जी ने बीजेपी से हाथ मिला लिया है और लगभग अब क्लियर हो ही चुका है कि जयंत चौधरी जी बीजेपी के साथ हाथ मिला चुके हैं। अब ऐसे में पिछड़ों के साथ क्या हो सकता है और पिछड़ों को क्या न्याय मिल पाएगा? जो 52% बताया जाता है वो पूरा है कि नहीं है, आज उसी पर बात करेंगे। हमारे साथ में ऐसे व्यक्ति जो समझते हैं, समाज के चिंतक हैं और राजनीति को अच्छे से समझते हैं और एक एक चीज़ बिल्कुल इस तरीके से आपको बताएंगे, समझाएंगे कि किस तरीके से पिछड़ों को आगे आ सकते हैं पिछड़े, और कौन ऐसा व्यक्ति है जो पिछड़ों की इस समस्या को दूर कर सकता है। स्वागत है जी आपका। और भाई अनुज जी, आपका, आपके चैनल का और आपके दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सादर प्रणाम करता हूं। देखो, हम पिछड़े समाज से हैं और हमारी यात्रा कहां से शुरू हुई और आज हम कहां हैं। कभी तो हम अपराधी जनजाति में थे, वो भी एक लेवल था जी। धीरे धीरे हम यहाँ आ गए। अगर उस लेवल की बात करें तो एक गवर्नर जनरल आए यहाँ, वाइसराय कहा गया उन्हें, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो जी। वो हिंदुस्तान में 12 जनवरी 1869 में उन्होंने ज्वाइन किया और रहे यहाँ 3 साल और उन्होंने एक कील ठोकी 12 अक्टूबर 1871 में जी। काउंसिल ऑफ गवर्नर में उन्होंने ये एक रेजोल्यूशन पास करा लिया कि ये 200 के लगभग जो है कम्युनिटी ये अपराधी हैं और उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में हमें लिख दिया जी। ठीक। उस स्थिति को आप खूब समझते हैं, बहुत लोगों ने बताया हमारा कैसी स्थिति थी, क्या वो था। खैर, उनका क्या असर हुआ? उनका असर ये हुआ कि 8 फरवरी 1872 में वे साहब अंडमान घूमने चले गए। मलंग आदमी था, उसने मेरे ख्याल से 2000 मील की यात्रा करी घोड़े से ही। तो अंडमान में चले गई मैं घूमने। अंडमान में एक हैरियट नेशनल पार्क है, उसे मैं देखने गई। देख के पहली बात तो वो 1100 फीट की ऊंचाई पे है, सब थक गए, लेकिन लॉर्ड मेयो नहीं थका, घोड़ा साथ में था, पैदल चल रहा था। खैर, वापसी में जब वो आए शाम को, तो जैसे लौट रहे थे वापस, तो एक पठान एक झाड़ी में छिपा हुआ था। नेम था उसका, जो नाम था वो था शेर अली आफरीदी। और उसने उनके इस पिछले हिस्से पे एक छुरे से वार किया और फिर दोबारा वार किया और 2 वार करके उसने उनको ढेर कर दिया। लॉर्ड में वो गिर गए, उठाए गए तो उसने कहा नहीं मैं ठीक हूँ। फिर दोबारा गिर गए तो उन्होंने कहा डैमेज इज डन, बेहोश हो गए। तो उनके जो सचिव थे वो कैप्टन बर्न थे उस समय। उन्होंने उसे एक नाव में लाद लिया और जैसे ही वो लेके चले तो उनके आखिरी शब्द ये थे कि मेरा सिर ऊंचा कर दो। सिर ऊंचा कर दिया गया। अल्टीमेटली जहाज पर ले आए, कलकत्ता ले आए, उनकी हत्या होगी। ये लॉर्ड मेयो का अंत हो गया। हमारा समाज 1949 में जो कील ठोक गए थे मेयो साहब, उससे 1949 में जो है एक समिति बनी, अखिल भारतीय जनजातीय आपराधिक जांच समिति, उसकी अनुशंसा पे हमें वहाँ से बाहर कर दिया। अब हमारा समाज ऐसा है, मैं ज़्यादा टिप्पणी तो करना नहीं चाहता, कि कुछ जातियों को उससे बाहर किया गया सीटीए से, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट से। जिनको बाहर किया गया उनको डी नोटिफाइड कहा गया जी, गैर अधिसूचित। ठीक।
उन्हें जो है रिलीज्ड भी कहा गया, जिसकी हिंदी विमुक्त है जी। तो हम उस तमगे को लिए भी घूमते रहे बहुत समय तक, हम विमुक्त जाति हैं, उससे बाहर आ गए। लेकिन वहीं 1952 में हमें अगस्त 1952 में ही तो हटाया गया था ये जी। 1952 में एक और ठोक दी कील हमारे ऊपर, हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट, और वो अब तक जारी है जी। हम हैबिचुअल ऑफेंडर हैं ऐसा शासन हमें मानता है जी। तो वो तमगा हमें मिला, ये हमें सरकार ने दिया। ये तो आज़ादी के बाद की स्थिति है जी। जो आज़ादी हमें मिली थी। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, ये 52 में भी हुआ हमारे साथ। जी जी। 52 में एक और घटना हुई। 52 में घटना ये हुई कि 52 से पहले ही कि 27 सितंबर में 1951 में अंबेडकर साहब ने सेंट्रल मिनिस्ट्री से इस्तीफा दे दिया, कानून मंत्री से। जी। इस्तीफे के 2 कारण लिखे, हिंदू कोड बिल और पिछड़े वर्ग की उपेक्षा। जी। ठीक, जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो वहाँ घर चले गए। उनसे पहले बिहार और बंगाल 2 ऐसी भूमि है जो क्रांति की भूमि है। 1905 में बंगाल ने बता दिया था, बिहार ने तो बहुत अनेक बार बताया। तो बिहार से जो है क्या हुआ, एक राम लखन चांदपुरी थे, RL चांदपुरी, उन्होंने पूरे देश के लिए एक अखिल भारतीय पिछड़ा महासभा का गठन कर रखा था। और उसका लगातार दबाव था कि पिछड़ों की जो वंचना है उसको मेजरमेंट किया जाए। तो चांदपुरी जी को पता लग गया, वह अम्बेडकर जी ने इस्तीफा दे दिया। तो मैं अम्बेडकर जी की एक मीटिंग उन्होंने पटना में करा दी। 6 नवंबर 1951 की घटना है। अब वहाँ अम्बेडकर साहब दहाड़े, दबाव बना, और ये पिछड़ा महासभा का ही दबाव था कि आर्टिकल 340 अनुच्छेद 340 के तहत तत्कालीन हमारे जो राष्ट्रपति महोदय थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने एक आयोग का गठन कर दिया कि भाई इन पिछड़ों की वंचना का मापन कर लो, मेजरमेंट कर लो, ये कितने पिछड़े हैं, इनकी दशा क्या है। और वो 29 जनवरी 1953 में उन्होंने उस पर साइन कर दिया और कालेलकर आयोग एक गठित हुआ। सुना होगा आपने, कालेलकर आयोग का जिक्र आता है। जी जी। तो वो 29 जनवरी 1953 में गठन हुआ। कालेलकर साहब उसके अध्यक्ष हो गए और 5 सदस्य उसके अलग थे। जी। ठीक, इस आयोग ने जो है 18 मार्च 1953 से काम करना शुरू किया। काम करते रहे, इन्होंने 2500 मील की यात्रा पैदल करी कालेलकर साहब ने। ये एक ब्राह्मण थे, सनातनी, निवासी गुजरात के थे, मूल निवासी, रहते थे महाराष्ट्र में। जी जी। तो 2500 मील की इन्होंने पैदल यात्रा की और इनकी जो अनुशंसाएं थी वो 4 है। पहली अनुशंसा थी इनकी कि सही स्थिति तब क्लियर होगी, सबसे पहले 1961 की जो जनगणना है वो जातिगत हो। दूसरी अनुशंसा थी इनकी कि जितनी महिला हैं, चाहे वे सुनारों की महिला हैं, चाहे ब्राह्मणों की महिला हैं, या पठानों की महिला हैं, या गुजरों की महिला हैं, जितनी भी महिलाएं हैं वे सब पिछड़ी जाति में काउंट हों। तीसरी इनकी अनुशंसा ये थी कि पिछड़े वर्ग के जितने भी बच्चे हैं जो टेक्निकल या वोकेशनल एजुकेशन में एडमिशन चाहते हैं उनको 70% रिप्रेजेंटेशन मिले। चौथी अनुशंसा इनकी ये थी कि हमारे जो गवर्नमेंट और लोकल बॉडी की सेवाएं हैं उनमें जो पहले दर्जे की सेवाएं हैं उनमें 25% आरक्षण मिले, जो दूसरे दर्जे की हैं उनमें 33% मिले, और जो तीसरे और चौथे दर्जे की सेवाएं हैं उनमें 40% आरक्षण मिले। ये उन्होंने एक अनुशंसाएं जो है 4 राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंप दी, 30 मार्च 1955 में सौंप दी। जी। अब उस समय जो गृह मंत्री थे देश के वो हमारे गोविंद वल्लभ पंत जी थे। जी। गोविंद वल्लभ पंत के बारे में लोग कम जानते हैं। वो 1937 से और बीच में कई बार जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और वे नवंबर 1954 तक मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के। तो 55 में गृह मंत्री वही थे। उन्होंने इन राज्यों का पुनर्गठन किया भाषाई आधार पे, उन्होंने हिंदी को दर्जा दिया राजकीय। बहुत कर्मठ आदमी थे, इसमें कोई दोहराई नहीं। तो उन्होंने बुलाया गृह मंत्री जी ने
आयोग को और बुला के उन्हें समझाया कि तुमने ये क्या कर दिया। तो आयोग के अध्यक्ष कालेलकर जी और सभी सदस्यों ने ये लिख दिया नीचे रिपोर्ट पे कि इस रिपोर्ट के लागू होने से सामाजिक सद्भाव बिगड़ सकता है। और गृह मंत्री जी ने टिप्पणी लिख दी पंत जी ने नीचे कि जो डाटा कलेक्शन है, आंकड़ों का जो संग्रह है, वो साइंटिफिक तरीके से नहीं किया गया। ठीक जी, आधारहीन, तथ्य आधारहीन प्रतीत होते हैं। ये पंत जी की टिप्पणी होगी इस पर, और वो बंद करके बांध के उस पर और वो रख दिया और वो रखा रहा। इस आयोग ने 2399 जातियां पिछड़े वर्ग में गिनी और 837 इन्होंने अति पिछड़ों में भी गिनी थी, जबकि वो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर था। धर दिया 55 में और रखा रहा। नेहरू जी ने नहीं लागू किया। जहां हम नेहरू जी की तारीफ करते हैं वहाँ ये भी पहलू है। उन्होंने लागू नहीं किया, उन्होंने नहीं चाहा, पंत जी ने नहीं चाहा कि पिछड़ों को उनका हक मिले। उनकी जो वंचना का मापन किया गया इस आयोग के द्वारा, उनको हक नहीं दिया गया। चलता रहा शासन। फिर 24 मार्च 1977 को हमारे मोरारजी भाई प्रधानमंत्री बन गए भारत के। 77 में 76 में इमरजेंसी लगी, उसके बाद की स्थिति ये हुई, मोरारजी भाई आ गए। आगे तो कोई बात नहीं, तो समाजवादियों का दबाव मोरारजी पे बढ़ गया। कालेलकर आयोग की रिपोर्ट लागू करो जी। अब मैं चक्कर खा गई। रिपोर्ट वो ऐसी है कि उसे मैं लागू नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाल लिया और निकाल के उन्होंने मंडल आयोग, एक नए आयोग का गठन कर दिया। आर्टिकल 340 में फिर जो है राष्ट्रपति महोदय थे नीलम संजीव रेड्डी, उन्होंने एक नए आयोग का गठन कर दिया। और उसकी जो घोषणा करी थी वो एक हरियाणा के एक्स गवर्नर थे, उस समय वे स्टेट होम मिनिस्टर थे, धनिक लाल मंडल। उन्हीं के परिचित थे ये वीपी मंडल। राजा बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल राजा थे वो एक जी। उनके अध्यक्षता में एक आयोग का गठन कर दिया। ठीक जी। और ये गठन जो है 1978 दिसंबर में कर दिया। हो गया। इस आयोग ने मार्च 79 से काम करना शुरू कर दिया। इस आयोग ने जो कमी कालेलकर आयोग में हुई थी वो नहीं की। इन्होंने जो वंचना का मापन किया वो बहुत साइंटिफिक तरीके से किया। वे 10-11 बिंदु हैं, उनमें से कुछ मुझे याद है। जैसा कि ये 22 राज्यों में गए और इन्होंने जो है 84 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का दौरा किया, अनेक गांवों का दौरा किया और 2638 प्रबुद्ध जनों के प्रत्यावेदन भी प्राप्त किए। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लिया। दूसरे स्तर पे इन्होंने क्या किया, लोकसभा और राज्यसभा के देश के दोनों हाउस के 85 सांसदों का वर्डिक्ट भी लिया, वो क्या कहते हैं। तीसरा इन्होंने ये काम किया कि सामाजिक तौर पे और शैक्षिक तौर पे जो मूल बात थी उस पर जो पिछड़ा हमारा समाज है उसके लिए उन्होंने एक 15 सदस्यीय टीम बनाई और एक जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट था, निर्धारित एक तालिका थी, उस पर उनका वंचना का मापन किया। चौथा काम इन्होंने और किया कि 2 राज्य इन्होंने दक्षिण के लिए, 2 उत्तर के लिए, 4 राज्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया। 5वां जो से इनका महत्वपूर्ण कार्य था वो था कि 1891 की जो जनगणना थी, 1891, जिसमें देश में 28 करोड़ 70 लाख जन थे और दूसरी जनगणना जो जातिगत आधारित थी वो थी 1931 की। तब जनगणना थोड़ी घट गई थी, 27 करोड़ 89 लाख थे और उस समय साक्षरता दर मात्र 9.5 थी जी। केवल 9.5% लोग पढ़े लिखे थे। इन दोनों जनगणनाओं में जो विभिन्न पेशे से जुड़ी हुई जातियां थी उनका उन्होंने गहनता से अध्ययन किया और उस पर एक विस्तृत आख्या जो है राष्ट्रपति महोदय के लिए तैयार की। इनका अगला बिंदु था कि इन्होंने एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंस्टीट्यूट है कलकत्ता में, उससे भारत के जो गांव हैं वहाँ गांव सब गांव का डाटा है, वो डाटा लिया और उस पर विस्तृत अध्ययन किया। और इन्होंने एक और महत्वपूर्ण इनका काम था कि इन्होंने 20 साल का, पिछले 20 सालों का देश के जितने हाई कोर्ट हैं उनके निर्णय
और जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय थे आरक्षण से संबंधित, उन सब निर्णयों का अध्ययन किया और उस पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके तब उन्होंने जो है 30 दिसंबर 1955 में 55 में ये रिपोर्ट उन्होंने जी सौंप दी। ठीक, 30 जी। मार्च में 30 मार्च 1955 में रिपोर्ट सौंप दी। अब रिपोर्ट तो उन्होंने सौंप दी 55 में नहीं 80 में, ये मंडल आयोग की बात कर रहे हैं। जी, जी। 30 मार्च 1980 में रिपोर्ट सौंप दी उन्हें नीलम संजीव रेड्डी को। जी और इस रिपोर्ट में उन्होंने 3743 जातियों को बैकवर्ड में माना, 3743। जी और उन्होंने आंकड़े भी दिए कुछ, जैसे 1980 में उन्होंने स्थिति बताई कि 1980 में जो शेड्यूल कास्ट है उनकी जनसंख्या देश में 22.5% थी, लेकिन उनकी जो है सेवाओं में हिस्सेदारी 18.72 थी। हम अकॉर्डिंग टू मंडल कमीशन 52% थे और हमारी हिस्सेदारी 12.55 थी सेवाओं में। अगर आप एक क्लास की सेवाओं की बात करो तो बैकवर्ड की हिस्सेदारी एक क्लास की सेवाओं में 1980 में 0.0002 था और स्वर्णों की हिस्सेदारी 0.008, हमसे 40 गुना बेहतर था। ये सब आंकड़े उन्होंने राष्ट्रपति महोदय को सौंप दिए। लेकिन जो कालेलकर आयोग के साथ हुआ था, इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी, 30 दिसंबर 80 में जब रिपोर्ट सौंपी गई, इंदिरा जी ने ठा के कवर बंद करके धर दिया। राजीव गांधी आए, इंदिरा जी ने पूरा शासन करा 80 से 84 तक। उसके बाद राजीव गांधी आ गए 84 से 89 तक, वैसे ही रखा रहा। बतेरे लोगों ने कहा आज रिपोर्ट लागू कर दो, नहीं करी। फिर हुआ क्या कि 2 दिसंबर 1989 में जिनका आप नाम ले रहे थे, हीरो ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का एक पुरोधा योद्धा, वो 2 दिसंबर 1989 में जो है भारत के प्रधानमंत्री बने। और उनके प्रधानमंत्री बनते ही जो है, जैसे ही प्रधानमंत्री बने, उन्होंने अपने तरीके से काम किया। वो एक मिस्टर क्लीन भी कहे गए। उन्होंने जो काम किया अपने तरीके से, तो उनके चारों तरफ समाजवादी ही लोग थे, जैसे मधु दंडवते थे। वो प्रधानमंत्री बनने की उनकी कहानी है, चलो लंबा हो जाएगा बात। तो रामविलास पासवान थे, शरद यादव थे, काशीराम जी का भी सहयोग था। इन सब लोग उनके चारों तरफ थे। उन्होंने, जो लोग ये कहते हैं कि वीपी सिंह ने रिपोर्ट ऐसे लागू कर दी, वो गलत कहते हैं। वो संयुक्त मोर्चे का 1989 के लोकसभा चुनाव का इलेक्शन मैनिफेस्टो पढ़े, उसमें उन्होंने लिखा था कि मैं मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करूंगा। और जो पार्लियामेंट को फेस करते थे तो कांग्रेस जन कहते थे खड़े होकर, तो वो रिपोर्ट कब लागू कर रहे हैं? वो रिपोर्ट क्यों नहीं लागू करते? जब वीपी सिंह को भी ऐसा लगा कि मेरी सरकार अब ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली, देवीलाल के उनके बीच में अंतर्द्वंद हो गया, चंद्रशेखर के बीच में अंतर्द्वंद हो गया, इस तरह की जब बात हुई तो उन्होंने भी जो है, और समाजवादी जो लोग थे उनका दबाव था जी, उन्होंने भी एक सामाजिक न्याय समिति बना रखी थी। ये सब लोग इसी में थे जो मैंने नाम लिए। तो उन्होंने 6 अगस्त 1990 में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुला ली और उस बैठक में ये बात फिर उठी कि जो रिपोर्ट लागू करो। तो उन्होंने 7 अगस्त वो तारीख है जब हम आज़ाद हुए थे। हमें आज़ादी 7 अगस्त 1990 में मिली। लोगों को तो पता नहीं कब मिली, पर हम पिछड़े वर्ग में जो लोग हैं, हमें 7 अगस्त 1990 में आज़ादी मिली। वीपी सिंह ने 7 अगस्त 1990 में कैबिनेट में रख के वो मंडल रिपोर्ट लागू कर दी और लागू करने के 6 दिन बाद 13 अगस्त 1990 में उसको अधिसूचित कर दिया, नोटिफिकेशन कर दिया उसका। और 15 अगस्त 1990 में लाल किले से उस राजा ने जो है, उसका भाषण ये था अनिरुद्ध कि मंडल रूपी शिशु, मंडल रूपी जो है नवजात शिशु हमने माँ के पेट से बाहर निकाल दिया है। अब किसी माई के लाल में इतना दम नहीं जो इसे वापस माँ के पेट में डाल सके। अब तो ये निरंतर विकास ही करेगा। ये भाषण उनका लाल किले से था। अब ये भाषण देने दो और देश में जो है जिनको यहाँ दिक्कत हुई
ये पूरी बैकवर्ड कम्युनिटी का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अगर आप देखो आज नरेंद्र मोदी जी हैं, ये किसकी देन है? बैकवर्ड। लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती, अखिलेश, तेजस्वी यादव, ये जितने हैं, ये नीतीश कुमार, ये सब किसकी देन है? ये ट्रांसफॉर्मेशन वहीं से हो गया। जी जी। तो बैकवर्ड के हाथ में सत्ता आना ही था निश्चित रूप से। तो जैसे ही उन्होंने भाषण दिया, देश में आग लग गई। ये लोग परेशान हो गए। हर रोज अरुण नेहरू जो उसके बहुत नजदीकी आदमी थे, वो सुबह आके बैठ जाते थे उनके पास, और जैसे ये मंडल रिपोर्ट लागू करी, वो सुबह कटिंग लेकर आ जाकर उनके पास, जी देश जल गया, देश जल गया। तो वीपी सिंह जी ने उनको हड़काया, जाइए। पी उपेंद्र जो उसके सूचना प्रसारण मंत्री थे, सरकार में मंत्री, और उसके मंडल के खिलाफ काम कर रहे। ये चलता रहा। हालात ये हुए कि 159 लोगों ने आत्मदाह का प्रयास किया, देश को ऐसे जलाया गया। 63 आदमी तो मर गए, आत्मदाह हो ही गया उनका। एक लड़का देश बंधु कॉलेज का था, DU का, राजीव गोस्वामी जी, उनने 19 सितंबर में जो है 1990 में आग लगा ली। और उसे देखने जब लाल कृष्ण आडवाणी और मदन लाल खुराना सफदरजंग अस्पताल गए, तो वहाँ उनका भारी विरोध हुआ। तो वहाँ उन्होंने टेम्पो पे चढ़कर उन्हें भाषण दिया, और वहाँ से आके उन्होंने सोच लिया कि अब हमारे लिए राजनीति में कोई स्थान नहीं रहा। तब उन्होंने कमंडल उठाया आडवाणी जी ने। 25 सितंबर 1990 में आडवाणी जी ने कमंडल उठा लिया, मंडल को रोकने के लिए कमंडल उठा लिया। और वो उन्होंने सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा जो है तय कर दी। माननीय मोदी जी भी उस यात्रा में जो है सारथी थे। ठीक जी। लेकिन वीपी सिंह के जो 2 योद्धा थे, लालू यादव और मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह ने तो सरेआम ही घोषणा कर दी थी कि यूपी में घुसने नहीं दूंगा। लालू यादव ने कहा नहीं। लालू यादव आडवाणी से मिले जाकर, उसने कहा ये यात्रा रोक दो, देश जल रहा है। लेकिन रोके। परिणाम ये हुआ कि 23 अक्टूबर 1990 में लालू प्रसाद यादव ने समस्तीपुर में घुसते ही जो है आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करके कमंडल वहीं रखवा लिया, कहीं रख दो कमंडल ही, और जेल भेज दिया। 23 अक्टूबर 1990। 24 अक्टूबर में भाजपा ने समर्थन वापस ले लिया। देखो, वो भी राजनीति के लिए आए हैं भाजपा, लेकिन 14-15 जनवरी 1990 की वो रात, कश्मीर, जिसमें कश्मीरी पंडितों का कत्ल हुआ, उनका पलायन हुआ, तब भी भाजपा समर्थन देती रही। तब भी भाजपा ही समर्थन दे रही थी वीपी सिंह की सरकार को। तब समर्थन वापस नहीं लिया कि पंडितों का कत्ल हो गया। ठीक, समर्थन कब वापस लिया? जब पिछड़ों को उनका हक मिल गया। तो 24 अक्टूबर को उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया। उधर एक और घटना जुड़ी हुई इससे, 30 अक्टूबर 1990 कार सेवा। आप तो छोटे होंगे उस समय। जी जी। 30 अक्टूबर में विश्व हिंदू परिषद ने इन्होंने जो है धरती ठा रखी थी कि कार सेवा करेंगे। 30 अक्टूबर 1990 को मुलायम सिंह ने कसम खा ली कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, चिड़िया भी नहीं उड़ सकती। जो वहाँ पहुँचे, उन्होंने संविधान की शपथ ली थी, उन्होंने वो शपथ पूरी की। जो वहाँ पहुँचे, उनको गोली लगी। 2 नवंबर में एक दिन का गैप दे के फिर कार सेवा शुरू कर दी। देश को पूरी तरह जलाया गया। किस लिए? मंडल को रोकने के लिए, कि जो लोग आज आज़ाद हो गए उन्हें आज़ादी ना मिले। लेकिन वीपी सिंह डिगे नहीं। पिछड़े वर्ग के अनेक लोग, अनेक योद्धा उनसे मिले जाके, उन्होंने कहा राजा जी आप बताओ, हम इनका जवाब दे के मैं बैठा हूँ जवाब देने के लिए। उन्होंने शांत किया। परिणाम ये हुआ कि 7 नवंबर 1990 में 11.5 घंटे की पार्लियामेंट की बहस के बाद अविश्वास उनके खिलाफ आया और उनकी सरकार गिरी, और वीपी सिंह ने 7 नवंबर 1990 को इस्तीफा दे दिया। लेकिन मंडल कमीशन लागू हो चुका था। फिर एक उज्जवल सिंह साहब थे, उज्जवल सिंह, वो जो है आरक्षण विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष बन गए। उन्होंने काम उठा लिया, और काम उठा कर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में केस चला। लेकिन 16 नवंबर 1992 में एपेक्स कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो है हमारे फेवर में निर्णय दिया। उसमें एक क्रीमी लेयर
लगा दी और हमारे जैसे ही वो निर्णय आया इंदिरा साहनी केस हो गया, लेकिन उसमें भी वो एज इट इज लागू रहा। तो हमें सितंबर 1993 से ये लाभ मिलना शुरू हुआ मंडल कमीशन का। तो मेरी मांग ये है कि माननीय वीपी सिंह जी को, जो सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, गांधी जी ने इस देश को आज़ादी दिलाई, वीपी सिंह ने हमें आज़ादी दिलाई। हमारे लिए तो राष्ट्रपिता विश्वनाथ प्रताप सिंह है। अंबेडकर ने अपने समाज के लिए काम किया, दलित मुक्ति के लिए काम किया, दलितों के उत्थान के लिए काम। वीपी सिंह तो पिछड़े वर्ग से नहीं था, तो एक रियासत का राजा था, दूसरी रियासत ने मांडा ने उसको गोद ले लिया था और ठाकुर था। हमारा नारा था कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। और जो उसका विरोध करते थे उनका नारा था राजा नहीं रंक है, देश पे कलंक है। तो मेरी मांग है कि पिछड़ा समाज जागृत हो और वीपी सिंह के लिए भारत रत्न की मांग करे। हम चाहते हैं कि भारत रत्न जिसने हमें आज़ादी दिलाई, जो हमारा राष्ट्रपिता है, जो हमारे लिए अंबेडकर से बढ़कर है, वो वीपी सिंह को जो है भारत रत्न दिया जाए। सरकार गिर गई लेकिन वीपी सिंह रुके नहीं, वो अपना काम करते रहे। उसके बाद क्या हुआ, वीपी सिंह जी ने लागू कर दिया। हमें हायर एजुकेशन में ये कब मिला? हायर एजुकेशन में मिल दिया हमें मनमोहन सिंह ने अप्रैल 2008 में। मनमोहन सिंह सरकार ने हमें हायर एजुकेशन, जो हमारे बच्चे डिग्री कॉलेज में जाते हैं, उनको एडमिशन में लाभ जो है मंडल कमीशन का 2008 में मिला। ये हमें मनमोहन सिंह जी ने दिया, हम उनको साधुवाद देना चाहेंगे जी। और हमारी स्थिति फिर आगे, अगर आप यूपी की बात करें, आप यूपी में आ जाओ ना जी। एक सेंटर का एपिसोड अधूरा रह गया, अभी उसे पूरा कर दूं। हमारा जो एनसीबीसी है, उसने 2015 में एक एडवाइजरी जारी की कि जो बैकवर्ड कम्युनिटी है इसको 3 हिस्सों में बांट दिया जाए, पिछड़ा, मध्यम और अति पिछड़ा। इसको ध्यान में रखते लिए माननीय मोदी जी जो जब प्रधानमंत्री बन गए, तो रामनाथ कोविंद जी जो राष्ट्रपति थे, आर्टिकल 340 में उन्होंने एक रोहिणी आयोग का गठन कर दिया 2 अक्टूबर 2017 में जी। और जी रोहिणी जो है ये एक महिला है और दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रही हैं। इनको इसका अध्यक्ष बना दिया और इसके साथ 3 सदस्य लगा दिए। सदस्य भी काबिल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। एक सदस्य तो है इनके रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। दूसरे इनके सदस्य हैं डायरेक्टर पॉलिसी स्टडी सेंटर ऑफ इंडिया। तीसरे इनके सदस्य हैं कलकत्ता से एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर। तो ये 4 प्रबुद्ध लोग जो हैं, रामनाथ कोविंद ने एक आयोग बना दिया। बन गया जी। समय दिया गया इसको 2 महीने का। 2 महीने में आप इनको क्लासिफाइड करो, पिछड़े वर्ग को। सरकार का मानना है ये कि पिछड़ों का हक कुछ ही जातियां खा रही हैं। इस आयोग ने रिपोर्ट दे दी। कब? अभी 30 जुलाई 2023 में। 13 बार इसका समय बढ़ाया गया, 13 बार एक्सटेंड हुआ इसका समय। और जितनी मुझे जानकारी है मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ, इन्होंने 2633 जातियों को क्लासिफाइड किया है। क्या किया इन्होंने? इन्होंने 1674 जातियों को तो एक समूह में रख दिया और उनको दिया है मात्र 2%। और 534 जातियों को दिया है इन्होंने 6%। और 328 जातियों को दिया है इन्होंने 9%। और 97 जातियों को दिया है इन्होंने 10%। 10 और 9 19 और 6 25 और 2 27। तो 27% को इन्होंने इस तरह से क्लासिफाइड कर दिया। ये रोहिणी आयोग की अनुशंसा है। और ये जो है जुलाई से रखी बिस्तर में बंद, जैसे नेहरू जी ने रख दी थी, जैसे मोदी जी ने रख दी, जैसे इंदिरा जी ने रख दी थी, जैसे राजीव गांधी ने रख दी थी, ऐसे ही जो है हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने वो बंद करके उस पर लपेट कर रख दिया। ठीक, ये हमारा सेंटर का एपिसोड यहाँ बंद हो गया जी। अगर हम यूपी में बात करें, जो समाज हमारा आज जाट समाज आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलने पर आह्लादित है, उन्हें ये सोचना चाहिए कि चरण सिंह जी तो चरण सिंह ही थे, उनका कोई सानी थोड़ा ही था। बेहद ईमानदार आदमी थे।
और चरित्रवान आदमी थे, नमन करते हैं हम उनको, लेकिन उनको भारत रत्न मिल गया, बहुत अच्छी बात है। जयंत चौधरी ने जो किया है, क्या आने वाली पीढ़ियों को उससे कोई लाभ मिलेगा उनके निर्णय से? मिलेगा? लग तो रहा नहीं इस तरह। मुझे लगता है मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि वो सत्ता में आ गए। अब मैं बताऊंगा कुछ एपिसोड अगले। सोच रहा है इस बात को कल से ही कि अब ये लाभ समाज को, जाट समाज को मिलने जा रहा है जी। हम लोगों को पता नहीं, लेकिन ये मिलने जा रहा है। वह क्या है, यहाँ राजनाथ सिंह जी की सरकार थी, तो राजनाथ सिंह जी ने एक सामाजिक न्याय समिति बनाई थी। हमारे समाज को पता नहीं इसका। जी जी। और उसके प्रेसिडेंट जो थे, उसके अध्यक्ष जो थे, वो बाबू हुकुम सिंह थे, तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। उन्होंने 8 अक्टूबर 2001 में वो रिपोर्ट सबमिट कर दी जी। वो सामाजिक न्याय समिति कब बनी किसी को नहीं पता, उसकी क्या अनुशंसा थी किसी को नहीं पता। जी जी। एक चीज का पता कि उस रिपोर्ट के आधार पर जाट समाज को उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड में ठोक दिया गया। ठीक, आज तक उस रिपोर्ट का, जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट 8 अक्टूबर 2001 में बाबूजी ने दी थी, हुकुम सिंह जी ने, उसकी रिपोर्ट क्या है, किसी समाज को कोई लाभ नहीं मिला, सिर्फ एक समाज को लाभ मिला कि जाट बैकवर्ड में आएंगे। ठीक, अभी क्या हुआ 2016 में, एक राम सिंह नाम के आदमी थे, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट जाकर उन्होंने रिट करी कि जाट समाज को जो है सेंटर में आरक्षण मिले, क्योंकि यूपी में मिल रहा है। और भी उदाहरण दिए उन्होंने। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाट समाज को हम पिछड़ा हुआ नहीं मानते, वो खारिज कर दिया मामला। उसको आधार बना के उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में इलाहाबाद में एक मनवीर सिंह नाम के आदमी ने PIL दाखिल कर दी कि जब सुप्रीम कोर्ट जाट को पिछड़ा नहीं मान रहा, तो उत्तर प्रदेश में इनको पिछड़े का लाभ क्यों दिया जा रहा। मनोज गुप्ता जी जस्टिस महोदय के यहाँ वो केस था, तो मनोज गुप्ता जी ने सरकार को तलब कर लिया। वर्तमान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से जो भी देखता होगा वहाँ, उन्होंने वहाँ अपनी प्ली रखी कि सर हमारे पास डाटा नहीं है जिससे हम ये बता सके कि जाट पिछड़ा है कि नहीं है। तो मनोज गुप्ता जी का ऑर्डर हुआ कि एक कमेटी बनाओ। तो जस्टिस राघवेंद्र कुमार, एक्स जस्टिस हाई कोर्ट इलाहाबाद की, उनकी अध्यक्षता में 3 सदस्य जो है फिर एक सामाजिक न्याय समिति बना दी 2 मई 2018 में बन गई जी। उसमें एक IAS है विश्वकर्मा जी, एक ये राजभर जी है ना, राजभर हाई कोर्ट इलाहाबाद में एक राजभर वकील है, वे हैं, एक और है उसमें। तो ये लोग बढ़ा दिए, उनको भी 2 ही महीने का समय दिया गया, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट दी वो अक्टूबर 18 में। ठीक जी। अब उन्होंने क्या रिपोर्ट दी कुछ नहीं पता। अक्टूबर 2018 से वो सामाजिक न्याय समिति पे भी जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुतली लपेट कर वो रख दी थी, वो पर्टिकुलर जाटों की वंचना पे। लेकिन फिर उसका नाम बदल के जो है, शुरू में तो राघवेंद्र समिति रहा, लेकिन फिर बाद में उसका भी नाम बदल के सामाजिक न्याय समिति उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तो वो रिपोर्ट भी रखी है वो। अब मेरा ये मानना है कि वो रिपोर्ट अब लागू हो जाएगी और जाट समाज को जो है सेंटर में भी और उत्तर प्रदेश में भी पिछड़े वर्ग में शामिल कर लिया जाएगा। जयंत चौधरी के जाने से आने वाली पीढ़ियों को ये लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। ये मेरा व्यक्तिगत राय है। जी जी। तो शासन जाने, लेकिन ये ऐसे समझौते हो जाया करते हैं। तो हम कहाँ से चले थे 1871 से जी जी, और हम कहाँ आ गए 2024 में जी। हमें क्या मिला? हमारे लिए महानायक कौन है? विश्वनाथ प्रताप सिंह। हमारे लिए राष्ट्रपिता कौन है? विश्वनाथ प्रताप सिंह। हमारे नायक विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो मैं अपने पिछड़े वर्ग से ये अपील करूंगा कि वो अपील करें सरकार से, शासन से, आने वाली पीढ़ियों से, कि विश्वनाथ प्रताप सिंह को भारत रत्न दिया जाए। ये मेरा दर्द है। मैं VP सिंह की वजह से तो नौकरी कर रहा है। जी जी जी। और कोई सवाल हो तो बताओ। चलो, आज जो हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और हम लगातार इस तरह के जो विषय हैं उनके ऊपर वीडियो बनाते रहेंगे। समाज में जिन चीज़ों को होना था वो लगभग समाप्त हो चुकी हैं।
समाज हमारा किस कदर शिक्षा को छोड़कर नशे की तरफ चल रहा है। जो लोग शिक्षित हैं वो क्यों शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, और शिक्षा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। शिक्षा पर काफ़ी बातें हो रही हैं, और कैसी शिक्षा होनी चाहिए, रोज़गार वाली शिक्षा होनी चाहिए, संस्कारों वाली शिक्षा होनी चाहिए, हमारे लिए कौन सी शिक्षा महत्वपूर्ण है, अब हम इन पर बात करेंगे। हमारा जो अगला वीडियो आएगा वो शिक्षा को लेकर होगा, समाज में हो रहे अत्याचारों को लेकर होगा, समाज में कैसी शिक्षा होनी चाहिए इसको लेकर होगा। और आपसे निवेदन ये है कि वीडियो को पूरा देखकर एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं आप इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या विश्वनाथ प्रताप सिंह जी द्वारा जो किया गया कार्य है पिछड़ों के लिए, वो उस समय ज़रूरी था? क्योंकि एक तरफ मंडल है, एक तरफ कमंडल है। हमें इन चीज़ों को, इस फ़र्क को महसूस करना है और इस देश में फिर से वही बंधुत्व की भावना को जागृत करना है, संवैधानिक मूल्यों पर काम करना है, ताकि ये देश, ये भारत समृद्ध बना रहे और फिर से उस लाइन की तरफ चले जहां इसको विश्व गुरु माना जाता था। जी अनिल जी, एक बात रहेगी, अभी 2023 की एक और घटना है, हमारी स्थिति क्या है। 23 मार्च 2023 में अपर हाउस, परमानेंट हाउस के एक मेंबर ने सवाल किया सरकार से कि पिछले 5 सालों में यूपीएससी ने कितनी नियुक्तियां की हैं। दूसरा उनका सवाल था कि एसटी को क्या मिला, एससी को क्या मिला, बैकवर्ड को क्या मिला। तो हमारे जितेंद्र सिंह जो पीएमओ में राज्य मंत्री हैं, उन्होंने जवाब दिया था कि हमने पिछले 5 सालों में 4365 नियुक्तियां की, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, 4365। दूसरे सवाल का जवाब उनका बहुत मजेदार है, उससे जो है पिछड़ा वर्ग समझ ले। उन्होंने बताया पिछले 5 सालों में 166 नियुक्तियां हमने एसटी की, एसटी शेड्यूल ट्राइब, जो मात्र 3.8% बैठता है। और 334 नियुक्तियां हमने एससी की, जो मात्र 7.6% बैठता है। और 695 नियुक्तियां हमने ओबीसी की, जो मात्र 15.9% बैठता है। अब एसटी का हिस्सा कितना है? 7.5 जी। एससी का कितना है? 15 जी। हमारा कितना है? 27 जी। जो नियुक्तियां उन्होंने की हैं 695, 166, 334, ये कुल 1195 होगी। 4365 का 1195 में कितना परसेंट है? मात्र 23 जी। 23% में तो एससी भी आ गया, एसटी भी आ गया और ओबीसी भी आ गया, जिनका हक 50% का है, में तो आगे 23% में। और 77% में कौन है? सवर्ण, जो देश पर राज कर रहे हैं। ठीक, बिल्कुल। तो इन्हें पिछड़ों को ये समझा दो कि शासन सत्ता किसी की रही हो, अपना हक मांगना सीखो। जी जी। और अविनाश काकड़े जी ने एक मेरे वीडियो पे एक वीडियो बनाई थी। जी जी। उस समय मैं एक शिक्षक के रूप में बोल रहा था। अगर आप मेरे से शिक्षक के रूप में फिर पूछोगे तो फिर मेरा जवाब फिर वही रहेगा। अब मैं समाज की चिंता जाहिर कर रहा, तो मेरा जवाब ये उन तक, काकड़े जी तक, आदरणीय काकड़े जी तक जरूर पहुंचा देगा। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है जी। तो आप जुड़े रहें गांव गवांड के साथ, और इस तरह के रोचक और जिससे आपको जानकारी मिल रही है, इस तरह के वीडियो आप तक आते रहेंगे। आपका जो प्यार सपोर्ट हमें मिल रहा है उसके लिए आपका बेहद धन्यवाद। आप जुड़े रहें गांव गवांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।